हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक विद्या के इस चैनल पे। मैं आज आप सभी के सामने मैथ्स और रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूं जो आप आने वाले हर किसी एग्जाम में जैसे बीपीएससी, एसएससी, कोई भी एग्जाम जिसमें मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन आता हो इसमें हेल्पफुल होगा। ये सिर्फ 20 प्रश्न नहीं है, ये आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, बहुत सारे ट्रिक आपको सिखाएंगे जो आपको हर एक एग्जाम में उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है, देखिए मेरे बताने का स्ट्रेटजी मैं पहले बता देता हूं। क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उसे पहले अंडरलाइन करता चलूंगा। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो आप क्वेश्चन आप अपने से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, यानी 40% स्टूडेंट्स हिंदी में फेल हुए। 50% अंग्रेजी में फेल हुए, यानी 50% इंग्लिश में, और 21% दोनों में यानी बोथ में फेल हुए, ठीक है। तो पूछ रहा है हिंदी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, कितने परसेंट स्टूडेंट जो है पास हुए हैं हिंदी सब्जेक्ट में। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 60। चलिए, क्योंकि फॉर्मेट ऐसा है कि हमें आंसर पहले बताना पड़ता है इसलिए मैं आंसर पहले बता रहा हूँ। अब इसके एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे फिर मैं एक बार प्रश्न में अंडरलाइन कर रहा हूँ, 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, 21% विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए, ठीक। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हिंदी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। सिर्फ यहाँ पे हिंदी का पूछ रहा है, बाकी किसी सब्जेक्ट से हमें मतलब नहीं है। बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ, इंग्लिश, कुछ भी दे दे क्वेश्चन में, एग्जामिनर आपको लाने के लिए कोई भी दे दे, अगर हिंदी में फेल दिया हुआ है और सिंपल सा हिंदी में पास का परसेंटेज पूछ रहा है, सिंपल सा लॉजिक है कि आपका टोटल कितना होता है। टोटल किसी भी चीज का टोटल 100% होता है। तो टोटल आपका 100% है। जैसे आपके पास 100 रुपए है, आपने 40 रुपए खर्च किया तो कितनी परसेंट, तो कितने रुपए आपके पास बचे, 60 रुपए बचे। तो इसी तरह से यहाँ पे टोटल आपके पास 100% है, इसमें से 40% बच्चे जो है हिंदी में फेल हुए हैं। पास कितने हुए, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दो ही चीज तो होता है, पास फेल, तीसरा चीज तो होता नहीं है। तो इसमें से जब माइनस कर देंगे तो 60% स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, हिंदी में पास हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका ऑप्शन डी में है। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़े। इसमें दिया गया है ए बी सी एक साझेदारी करता है, यानी ये क्वेश्चन क्या है, पार्टनरशिप का है, ठीक है। ए पूरी लागत का 1/3 भाग अदा करता है, जबकि बी का हिस्सेदारी ए और सी के सम्मिलित हिस्सेदारी के बराबर है। यहाँ पे ठीक है। यह वर्ष के अंत में 900 रुपए का लाभ होता है। अगर वर्ष के अंत में 900 रुपए का लाभ होता है तो सी को क्या मिलेगा, यानी सी को जो लाभ है कितना मिलेगा या हानि कितनी मिलेगा, वो सारा चीज है। क्योंकि यहाँ पे लाभ दिया गया है 900 रुपए का, तो सी को भी लाभ ही मिलेगा, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, पार्टनर्स है। तो हम सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा 150। अब इसके एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए तीन पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। ए अपना जो ए का हिस्सेदारी है, अगर वो एक है टोटल, तो ए का क्या है, 1/3 है, यानी 1/3 है। और बी का जो हिस्सेदारी है वो क्या है, ए और सी के बराबर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मान लीजिए किसी चीज में 100 रुपए लगा है, ए और सी 50 रुपए लगाया, और बी कितना लगाया, बी भी 50 रुपए लगाया। लेकिन ए का एक कंडीशन और दिया है, 1/3 यानी वो ए जो है तकरीबन 33 रुपए उसमें लगाया है, बाकी सी का कितना बचा, तो 17 रुपए के आसपास सी का बचा। इसी तरह से ये मैं आपको बताया ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। अब आप समझ जाइएगा इसको आसानी से। जैसे कि ए पूरी लागत का 1/3 अदा करता है, ठीक है। ए और सी सम्मिलित हिस्सेदारी के बराबर है, यदि वर्ष के अंत में 900 का लाभ हो। तो अब देखिए जिस तरह से हिस्सेदारी बटा हुआ है उसी तरह से लाभ भी तो बटेगा। लाभ अगर टोटल 900 है, ए का लाभ कितना हो जाएगा, ए का लाभ यानी प्रॉफिट ए का कितना हो जाएगा, 1/3 यानी 300 रुपए ए का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ से हमको ए का प्रॉफिट 300 आ गया। और बी के बारे में क्या दिया गया है, बी और ए और सी दोनों को मिल रखी है। बी का मतलब आधा है, ए और सी जितना उतना बी, तो आधा आधा 450। देखिए इस सवाल में बस हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे, यहाँ पे 450 या 300 प्लस सी। अब सी का जो लाभ है हमको इसी इक्वेशन से निकल जाएगा। सी का लाभ 450 माइनस 300 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो ये आपको ऑप्शन यहाँ पे बी में आपको 150 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, एक निर्माता किसी मशीन को 20% लाभ के साथ थोक विक्रेता को बेचता है। थोक विक्रेता 10% लाभ के साथ खुदरा विक्रेता को बेचता है। ठीक है, खुदरा विक्रेता 15% लाभ के साथ मशीन को 455.40 में ग्राहक को बेचते हैं। तो निर्माता की लागत क्या है, चलिए आंसर पहले इसका डिस्कस कर लेते हैं। आंसर है 300। अब इसके एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, जब जैसे कि लागत को अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे x, ठीक है, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए परसेंटेज में प्रॉफिट एंड लॉस में जब लाभ होता है तो जिस जो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और सेलिंग प्राइस यानी जिसमें वो बेच रहा है, ठीक है, विक्रय मूल्य, वो बढ़ जाएगा। जब हानि होगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 100 है 120, 100 पे 120 हो गया। ये इसका ट्रिक है, बता रहा हूं मैं। थोक विक्रेता 10% लाभ के साथ, यानी ये 100 का 110 हो गया। और खुदरा विक्रेता यानी इसमें 3 विक्रेता, एक होते हैं जैसे होलसेलर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेलर, वही वाला कंसेप्ट। ठीक है, 115। सब करने पे ये इसका क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस आ जाता है, जो कि आपको 455.40 ये। ठीक, अगर आप इस सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इसका निर्माता का लागत आ जाएगा, जो कि आपको एक्स यहाँ दिया गया है। एक्स के लिए हम यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। कुछ नहीं, ये 455.40, ये जितने भी 100 वाले हैं सभी ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि इस साइड डिवाइड में है तो दूसरे साइड मल्टीप्लाई में वो आ जाता है। ये आप सभी को पता होगा, ये बेसिक्स है। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आपको 300 आ जाएगा। सिंपल है, सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है ये आप सभी को पता है। ठीक है, काटना छाटना है तो ये आप सभी कर लीजिएगा। इसमें आपको 300 रुपए इसका क्या आ जाएगा, लागत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। दो संख्या x और y के बीच का अनुपात 5:7 है और उनका योग 36 है, तो x का मान क्या होगा, यानी x क्या होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अगर आप फिट से बनाते हैं तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर आपका 50 है। आगे एक्सप्लेनेशन में x और y दो नंबर है, यानी ये x और ये y, इस दोनों का रेशियो 5:7। ठीक है, अब उनका योग 36 है, यानी इस दोनों का जो सम है, योग है, एडिशन है, वो 36 है। जब हम इस दोनों को अगर ऐड करें, ऐड करके क्या आ जाएगा, 5 और 7 12। 12 यूनिट किसके बराबर है, 36 के बराबर है। ठीक है, 12 यूनिट 36 के बराबर है, तो एक यूनिट किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। x के लिए क्या है 5, इसमें क्या कर दीजिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x कितना बराबर हो जाएगा, 15 आ जाएगा। देखिए आपका ये आंसर था 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। उसमें एज वाला क्वेश्चन पूछा गया है। पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है। ठीक है, 5 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु, सॉरी, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है, इसका हम आंसर बताते हैं 40, और इसका एक्सप्लेनेशन जो होगा, पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी। मान लेते हैं पुत्र की आयु, पुत्र को पुत्र की आयु को हम x मान लेते हैं। पिता की आयु क्या हो जाएगी,
4 गुनी यानी 4x। 5 साल बाद यानी 5 वर्ष बाद पूछा गया है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का क्या है, पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। यानी 5 वर्ष बाद आप एक चीज देखो, पिता की आयु बढ़ रही है, पुत्र की आयु भी बढ़ेगी 5 साल बाद। तो 5 साल बाद सिंपल सा पुत्र की आयु को हम x+5 लिख सकते हैं और पिता की आयु को हम 4x+5 लिख सकते हैं। तो इसमें कह रहा है पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। देखिए ये हमारा एक इक्वेशन बन गया 4x+5 = 3 ब्रैकेट में x+5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4x+5 = 3x+15, ठीक है। अब यहाँ पे x का वैल्यू हम निकालेंगे। आपको ये पता है इक्वेशन में लेफ्ट से राइट ये 3x इधर गया तो ये माइनस हो जाएगा 4x में से, तो ये x आएगा। इसके बाद आपको 15 - 5 ये 10 आएगा। x का वैल्यू हमें 10 मिल गया, यानी 10 मिल गया। ये 10 क्या है, ये 10 है पुत्र की आयु। किसकी आयु, पुत्र की आयु। पुत्र की आयु जो वर्तमान आयु है पुत्र की वो 10 है। तो वर्तमान आयु पिता का पूछ रहा है, तो पिता का क्या है, क्वेश्चन में हमें पिता के वर्तमान आयु के बारे में पूछ रहा है। तो 4x है, तो 4 × 10 यानी 40। यही हमारा आंसर था जो कि ऑप्शन डी में था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 10 है तथा उनके वर्ग का योग 52 है तो दोनों संख्याएं कौन सी होगी। देखिए ये क्वेश्चन जो है आप ऑप्शन से बनाने होंगे तो आपको इजी हो जाएगा। मैं आपको दोनों ही तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसका आंसर 4 और 6। देखिए इसमें जो है आपको दो संख्या 10, तो यहाँ पे ऑप्शंस जो आपका था 3 और 7। देखिएगा जब 3 और 7 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर, हम यहीं पे मैं इसको लिख रहा हूँ, 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 49। ये आपको किसी भी तरीके से 52 नहीं हो रहा है, तो इसको मैं यहाँ से बता रहा हूँ, ये ऑप्शन आपसे नहीं हो सकता है। मैं इसको भी 2 मिनट के लिए इग्नोर कर रहा हूँ, 2 और 8 को लेके बढ़ रहा हूँ। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 8 का स्क्वायर 64। तो 64 पहले ही 52 से बड़ा है, तो इसको भी मैं ही हटा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको ये ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में आपको ये इसका सॉल्यूशन भरा है, तो एग्जाम में आपको सॉल्यूशन पे टाइम नहीं बर्बाद करना होगा। आप डायरेक्ट किसी सवाल ऑप्शन से भी कर सकते हैं इस तरह के सवाल, ठीक है। 9 और 1, अच्छा 9 और 1 का भी जब स्क्वायर करें तो ये भी क्या है 52 से बड़ा है। तो हम सब देख पा रहे हैं कि 4 और 6 ही के एक ऐसा नंबर है, 4 और 6 ही एक ऐसा नंबर है, दो नंबर है जिसका स्क्वायर जो है आपको 52 के बराबर होगा। 32 + 16 52, तो यही हमारा आंसर होगा। बाय ऑप्शन तो ऐसे देख लिए। चलिए अब इसके मेथड 2 पे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके मेथड 2 पे डिस्कस करेंगे। तो मेथड 2 इसका क्या है, इसको इक्वेशन से बनाना। आप यहाँ पे नोट करते हुए चले, हो सकता है तो ये स्लाइड भर जाए तो मैं इसे इरेज कर दूं, ठीक है। ये आपको दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 मानना है, इसको इक्वेशन 2 मानना है। अब इक्वेशन 1 का हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, सॉरी मतलब इसका पूरा का स्क्वायर करना है। दोनों तरफ स्क्वायर होता है, पता है आपको, ब्रैकेट के साथ होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे इसका स्क्वायर आपको पता है 100 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू दिया गया है क्या 52। 52 हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ से हमको 2xy, ठीक है, यहाँ से xy का वैल्यू हमको निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा देख लेते हैं, ये आ जाएगा आपको 24। चलिए मैं इसे इरेज कर दूं, इतना दूर मैं इरेज कर दूं और सिर्फ यहाँ पे x और y का वैल्यू मैं लिख देता हूँ, कितना 24, क्योंकि अभी सिर्फ इसी का जो है हमें जरूरी, इसको इक्वेशन 3 मान लेता हूँ।
ये आप देख लिए कैसे 24 आ गया, ठीक है। अब मैं इसका आगे बताता हूँ। अब इसमें क्या करना है, हमको एक चीज और निकालना पड़ेगा, x माइनस वाई। तब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, संख्या निकाल सकते हैं, दोनों ही नंबर निकाल सकते हैं। जब हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू हमें पहले से पता है, 52 माइनस 2 इंटू 24 यानी 48। अब इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर आ रहा है 4। एक्स माइनस वाई का वैल्यू, स्क्वायर का वैल्यू 4 है, तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो ये इक्वेशन इसको 4 मान लेता हूँ, ठीक है। अब क्या करें, तो इस इक्वेशन 4 को भी हम अगर यहाँ पे पॉसिबल हो तो लिख लेता हूँ, पे एक्स माइनस, यहाँ पे जो भी हमको रिक्वायर्ड था, जो भी क्वेश्चन बनाने के लिए रिक्वायर्ड था, वो सब कुछ पता चल चुका है। अब हमको दो इक्वेशन लेके बढ़ना है, एक इक्वेशन 1, एक इक्वेशन 4। हम जब इक्वेशन 1 और 4 को ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, इसको जोड़ने पे क्या होगा, y और y खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6। देखिए एक नंबर हमारा x आ गया, x और y दो नंबर थे, एक नंबर हमारा x आ गया। दूसरा नंबर हम क्या इक्वेशन 1 से निकाल लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो यहाँ से x का वैल्यू 6 है, प्लस y इक्वल टू 10, तो y यहाँ से 4 आ गया। दोनों ही नंबर आ गए, एक आ गए 6, एक आ गए 4। आपको ये ऑप्शन बी में पहले ही अवेलेबल था। तो मैं आपको इस क्वेश्चन में दो तरीका बताया हूँ, एक बाय ऑप्शन जो कि आप ट्रिकी मेथड है, आप उसका यूज कर सकते हैं, एग्जाम में आपको बहुत जल्दी बन सकता है। दूसरा आपको बाय इक्वेशन, जिसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मैं वो भी बता दिया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है तथा चौड़ाई 10% कम कर दी जाती है, तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, एक कंसेप्ट ये है, अगर किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए और उतना ही परसेंट जो है कम कर दिया जाए, 10 हो, 12 हो, 50 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें एक ट्रिक है, अगर बराबर बराबर अमाउंट में बढ़ा भी दिया जाता है लंबाई और उसी बराबर अमाउंट में चौड़ाई घटा दिया जाता है, तो उस आयत का जो क्षेत्रफल है हमेशा कम होगा। हमेशा क्या होगा, कम होगा हमेशा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट इस वाले लॉजिक से हम आंसर क्या बता सकते हैं, ऑप्शन बी। लेकिन इसमें एक चीज हमें ये भी दिया गया, इनमें से कोई नहीं हो सकता, 1% कम ना हो, 5% कम हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका एक कंसेप्ट ये था कि आपको, जैसे आप एक तरीका से बना सकते हैं कि आप मान लीजिए 10, 100 जो है क्या है, उसका एरिया है। अगर 10% लंबाई बढ़ा दिया जाए, अगर 10% लंबाई बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो 110 हो जाएगा। अगर 10% उसकी चौड़ाई कम कर दिया जाए तो 90 हो जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करें, अगर 100 होता है तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाता है, ये आपको इतना आ जाता है। लेकिन जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए कितना आ जाता है, इतना आ जाता है। तो आप देख रहे हैं इसमें से क्या 100 का कमी है। ये मैं आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसका यहाँ पे एक, सॉरी ये गड़बड़ हो गया। हाँ, एक ट्रिक है,
नए आयत का क्षेत्रफल, न्यू एरिया जो है, न्यू क्षेत्रफल जो है, इसका एक ट्रिक है, ये है आपको कितना परसेंट बढ़ा रहा है, 10% बढ़ा रहा है, कम कितना कर रहा है, कम के लिए माइनस लिखेंगे, फिर 10%, फिर माइनस, माइनस इसलिए आएगा, मैं बता रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे प्लस लिख लो, चलिए 10 मल्टीप्लाई -10, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बट ये आपका जो है परसेंटेज चेंज आ जाएगा किसमें, नए क्षेत्रफल में, ठीक है। जब ये 10 माइनस 10 हो जाएगा तो 0, प्लस ये हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पे 100 -100 बटा 100 आ रहा है, तो ये आपको -1 हो जाएगा, यानी -1, माइनस क्या दर्शाता है, एरिया में, क्षेत्रफल में कमी दिखाता है, क्षेत्रफल में कमी दिखाता है, क्या, -1। तो हम यहाँ से ये ट्रिक नया समझ गए, ये आपको मैं कंसेप्ट के पीछे बता दिया हूँ कि अगर मान लीजिए आप 100 लंबाई ले लेते हैं, 100 चौड़ाई ले लेते हैं, अगर लंबाई बढ़ाइएगा तो 110 हो जाएगा, चौड़ाई कम कीजिएगा तो 90 हो जाएगा, जब उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो कम ही आता है, ठीक है, जो ओरिजिनल एरिया है उससे कम ही आता है। अब इसका ट्रिक ये है, ये एक फार्मूला है, ये फार्मूला मैं आपको एक क्लियर यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मान लीजिए x का ही चेंज हो रहा है प्लस में, मतलब बढ़ा रहे हैं, और x का ही माइनस में हो रहा है, और इस तरह से ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ 5% भी हो सकता था चेंज, 7% भी हो सकता था एक 7% हो, दूसरा 5% हो, तो इस फॉर्मूला से न्यू एरिया में चेंज निकाल सकते हैं, चेंज याद रखिएगा, ये परसेंटेज चेंज है, 1% का डाउनफॉल हुआ है, कम हुआ है एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे हम चलते हैं। वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है के अंदर वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो, वृत्त क्या होता है, सर्कल, और वर्ग क्या होता है, स्क्वायर। ये आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, भुजा साइड, ये आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए हम पहले इसका आंसर देख लेते हैं, 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, एक वर्ग है, वर्ग कुछ इस तरह से होता है, आपको पता है, जिसका सभी भुजा बराबर होता है, यानी अगर 2 सेंटीमीटर का है, सवाल में दिया गया, तो सभी भुजा 2-2 सेंटीमीटर के होंगे। इसके अंदर एक बड़ा सा वृत्त बना दिया गया, सर्कल इसके अंदर बहुत बड़ा सा बना दिया गया, जितना बड़ा पॉसिबल हो सकता था, इसके अंदर एक सर्कल बना दिया गया, ठीक है। अच्छा, आप बता सकते हैं इस सर्कल का क्या होगा, एरिया क्या होगा, ये आपको पूछ रहे हैं, ये आपका रेडियस क्या होगा, रेडियस क्या होगा, देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, ये आपका 1 सेंटीमीटर, ये आपका इतना दूर का, ये मतलब अगर यहाँ से इसको मिलाया जाए, ये 90 डिग्री, तो ये क्या है, पैरेलल लाइन है, और ये भी एक स्क्वायर है, तो ये आधा, तो ये 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से हमको क्या निकल गया, सर्कल का रेडियस निकल गया। और सर्कल का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पता है आप सभी को, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, आर कितना है यहाँ पे, आर आपका 1 सेंटीमीटर है, पाई इंटू 1 का स्क्वायर, यानी 22/7, पाई का वैल्यू हमें पता है 22/7 होता है, 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। दो गोलों जिनकी त्रिज्या 1:2 के अनुपात में है के आयतन का अनुपात होगा, तो ये यहाँ पे गोला है, गोला को इंग्लिश में स्फीयर कहते हैं, ठीक है, इसका आंसर बन रहा है। तो देखिए, दो गोला है, सिंपल सा, इसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगा या फिर 1 मीटर होगा, जो भी होगा, अनुपात दिया गया, तो अनुपात में हम नहीं देखते हैं। इसका आयतन पूछ रहा है, आयतन को हम वॉल्यूम कहते हैं। आयतन का क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे R1 है, यहाँ पे कैपिटल आर में लिख रहा हूँ क्योंकि बड़ा वाले वृत्त का है, ये 2 है, इसका क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, दोनों को मैं अलग अलग लिख रहा हूँ,
कि रेशियो आपको इमीडिएट पता चल जाए। देखिए रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने में एक चीज हमें फायदा ये होता है कि हम जो उसमें जो हमारा जो चेंज नहीं होता है, जिसको हम कांस्टेंट फैक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। बस हम यहाँ पे आर क्यूब का हम रेशियो निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे रेशियो था 1:2, यहाँ पे आर क्यूब का 1 क्यूब, यहाँ पे 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8। यानी जब हम इसके आयतन का अनुपात देखें तो ये 1:8 में हमारा आयतन दोनों का बटेगा। ठीक है, अगर उसका त्रिज्या 1:2 का होगा तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा। अब हम देखिए इस कंसेप्ट में बिना हम क्वेश्चन बनाए भी हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हमें क्या होना चाहिए पता, हमें सिर्फ वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आयतन का, गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और हमें ये पता होना चाहिए कि हम जब भी रेशियो निकालते हैं जो कांस्टेंट टर्म होता है, जैसे 4/3 पाई, वो खत्म हो जाता है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। खत्म नहीं हो जाए तो उसे हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जब हम रेशियो निकालते हैं तो बाय में हम 4/3 लिखेंगे बाय आर क्यूब, 4/3 कैपिटल आर क्यूब बाय आर क्यूब। तो ये ऑब्वियसली खत्म ही हो जाएगा, तो उसे हम इग्नोर करके ही चलते हैं। तो हम डायरेक्ट हम ऐसे निकाल सकते थे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए और उसकी क्षेत्रफल कितनी बढ़ जाएगी, यानी किसी वृत्त का त्रिज्या अगर 10 सेंटीमीटर है, उसको 15 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो उसकी क्षेत्रफल कितनी बढ़ जाएगी, तो 125 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। हम इसके एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। सिंपल सा हम जिस लॉजिक से बताएं उसी लॉजिक से आपको मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं इसका एरिया 10 सेंटीमीटर है। जब इसको 50 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें क्षेत्रफल पता है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल पता है आपको, वृत्त का पता होगा, बिल्कुल पता होगा, ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर, इसके लिए आर 10 पाई। अब देखिए पाई का वैल्यू मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी बताया हूँ क्या कि परसेंटेज हो, रेशियो हो, उसमें हम कांस्टेंट टर्म को इग्नोर कर देंगे, उसे लिखने से टाइम का बर्बादी होगा। ये 100 पाई हो गया, ये हो गया आपको 225 पाई। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225। अब आप ये देखिएगा, जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो किस पे किसका निकालना है, पहले चेंज निकालेंगे। चेंज निकालना है तो 225 चेंज कितना हो गया, मतलब चेंज मतलब या तो बढ़ा होगा या फिर घटा होगा। ऑब्वियस दिख रहा है 15 सेंटीमीटर वाले का बढ़ेगा, तो उसमें से क्या कर देंगे, 10 सेंटीमीटर वाले सर्किल का माइनस कर देंगे, ये आपको 125 आ गया। अब हम चेंज ओरिजिनल वाले पे निकालते हैं परसेंटेज, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, जो चेंज आया 125 पाई डिवाइड बाय जो ओरिजिनल है हमारा मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या हो रहा है, ये परसेंटेज इंक्रीज निकाल रहे हैं, जितना परसेंट की बढ़ा है, बढ़ोतरी हुई है हमें एरिया में, वो निकाल रहे हैं। तो ये इसको ये कट जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा, तो ये आपका 125 परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, बढ़ोतरी हुआ है किसके क्षेत्रफल में, जब हम उसके रेडियस यानी त्रिज्या को 50% बढ़ाएंगे। यज्ञ विद्या आप सभी के लिए इसी तरह का कंटेंट लाते रहता है, इसलिए आप हमारे चैनल यज्ञ विद्या को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली नोटिफिकेशन कुछ भी होता है, जैसे टेस्ट हो गया, जैसे अभी टेस्ट चल रहा है आपका बीपीएससी और यूपी पेट का टेस्ट सीरीज चल रहा है हमारे एप्लीकेशन पे, तो उस सभी चीज का नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर आपको यज्ञ विद्या ऐप प्ले स्टोर से जब आप डाउनलोड कीजिएगा तो आप उस पर टेस्ट दे सकते हैं। आने वाले समय में जितने भी आपको इम्पोर्टेंट अपडेट यज्ञ विद्या से मिलेंगे, वो आप वहां से दे सकते हैं। कोर्स क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में आपको वहां पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, आप उसे अवेल कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, ये आपको रीजनिंग
का पहला क्वेश्चन है, दूसरे चित्र में x का मान क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे तीन चित्र दिए गए हैं, तीन फिगर दिए गए हैं, जिसमें से आप x के मान निकालना है। चलिए मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ कि आंसर इसका 29 होगा। ये देखिए इसमें क्या किया गया है। देखिए सिंपल सा, इसमें अगर मैं इसमें थोड़ा सा रीजनिंग में क्या होता है, पहले हमें पैटर्न समझना पड़ता है एग्जाम में, फिर आपको उसका सॉल्यूशन करना होता है। इसका क्या पैटर्न है, इसका एक पैटर्न ये है, इसमें से क्या किया गया है, सबको 3 से डिवाइड किया गया है। पहले जो थर्ड नंबर है उसको 3 से डिवाइड किया गया है, तो इसका 7, ये 7 आ गया। अब यहाँ पे 17 को इस 7 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसका आंसर 119 आ गया। इसी तरह से हम थर्ड फिगर में देखें, इसमें से 24 को जब 3 से डिवाइड किया गया तो 8 आया, और इस 23 में जब 8 को मल्टीप्लाई किया गया तो 184 आया। इसी तरह से जब हम इसमें करेंगे, 18 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 है, पता है आपको 6 आता है, और 6 में कितना से मल्टीप्लाई करें ताकि 174 आ जाए, तो इसके लिए सिंपल है, 174 में 6 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 6 2 जा 12, 6 9 जा 54, तो आपका आंसर 29 आया था, जो कि आपके ऑप्शन डी में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। रोज का कोड 6821 है, जैसा कोड है, मतलब रोज का कोड 6821, यानी रोज को इस तरह से कोडिंग किया गया है कि उसको 6821 लिखा जा सकता है। CHAIR यानी चेयर का कोड 73456 है। PRECH का कोड 96173 है। तो सर्च SEARCH का कोड क्या होगा। तो चलिए पहले हम इसका आंसर देखते हैं, फिर इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे, ट्रिक देखेंगे। इसका आंसर 1 नंबर था 214673। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। इसको बनाने के लिए हमें इसको एक बार लिखना होता है। हम इसको इस तरह से लिखते हैं, किसी भी कोडिंग डिकोडिंग के सवाल को अगर आप इस तरह से लिख लेते हैं, आपका क्या हो जाता है, आपको वो जल्दी क्वेश्चन वो बन जाएगा। आपको लिखते लिखते ही क्या होता है, समझ में आ जाता है कि एग्जामिनर ने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सेट करते समय सोच रखी होगी। देखिए इसमें सिंपल सा है, इसमें कोई पैटर्न, मतलब ऐसा कुछ हार्ड पैटर्न नहीं सेट किया गया, सिंपल सा है। आर का कोड 6 दे दिया, फिर ओ का 8, एस का 2, ई का 1। क्यों ये हमको कैसे पता चल गया, कैसे, क्योंकि इसमें भी आप जब देखिएगा तो आर का कोड 6 है, और इसमें देखिएगा तो ए का कोड 4 है, इसमें भी ए का कोड 4 है, इसमें आई का 5 है, इसमें सी का आपको 7 है, इसमें भी सी का 7 है। इस तरह से आपको दिख जाएगा, आपको पैटर्न ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, आपको लिखते लिखते ही दिख जाता है। अब हमें निकालने के लिए किसका कह रहा है, हमें निकालने के लिए कह रहा है सर्च का, आप निकाल के बताओ। जब सर्च का निकालना है तो एस के लिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। ई के लिए 1 है, ए के लिए यहाँ से देखिए तो 4 है, आर के लिए देखिए तो 6 है, सी के लिए देखिए 7 है, और एच के लिए देखिए तो एच के लिए 3 है, यानी 214673। क्या हमारा ये आंसर था, देख लेते हैं एक बार। हाँ यही हमारा आंसर था। तो यही एक ट्रिक है, यही एक लॉजिक होता है हमेशा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। चलिए इसको भी देखते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन में ए बी का भाई, ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, तो डी का चाचा कौन होगा, यानी यहाँ पे हमको डी का चाचा निकालना है। चलिए पहले हम इसका आंसर बता दें, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसको कुछ हम इस तरह से लिखते हैं, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप कर लेते हैं तो आपका सवाल जो है जल्दी बन जाता है। ठीक है, बी का भाई ए है, किसका भाई है, भाई ए बी का। बी के बारे में पता नहीं है कि वो लड़का है या लड़की है, इसलिए बी पे कोई मार्क नहीं लगाए प्लस या माइनस का। ठीक है, आगे पता चल सकता है या हो सकता है ना भी पता चले।
सी पिता है ए का, तो जो सी है फादर है किसका, ए का, यानी सी भी मेल है। डी भाई है ई का, यहां से हम यहां से रिलेट नहीं कर सकते तो अगला लाइन पढ़ ले। ई पुत्री है बी की, हाँ यहां पता चल गया ई क्या है, पुत्री है बी की, तो माइनस साइन लगता है फीमेल में। डी भाई है ई का, डी भाई है ई का। अब देखिए पूछ रहा है डी का चाचा कौन, डी का चाचा कौन। तो यहां से हम सिंपल सा अगर देखें, बी के बारे में अभी तक हमको ये नहीं पता चला ये इसकी माँ है ई की या ई के पिता है, तो इसके बारे में माँ या पिता नहीं पता चल रहा है। ठीक है, ये इसका माँ है या पिता है हमें नहीं पता चल रहा है। डी की भी ये क्या होगी, माँ या पिता होगी। अगर डी की ये माँ होती है बी, तो ए क्या हो जाएगा, ए या तो डी का क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। अगर उसका माँ है बी, तो अगर उसका पिता है बी, तो उसका ये क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। और हमें पूछ भी क्या रहा है, सिर्फ चाचा के बारे में पूछ रहा है, तो इस हिसाब से लगा सकते हैं कि ये जो है डी का चाचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। ये बोल रहा है किसी कूट लैंग्वेज में, किसी भी कोडिंग में क्या किया गया है, एक सीरीज लिखा गया है जिसे MTWF इस तरह का सीरीज लिखा गया है। तो बोल रहा है अगला तीन इसमें लेटर कौन सा होगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, FSS। इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन, देखिए ये सिंपल सा है, क्या है, इसमें कुछ नहीं किया गया, इसमें ना मंडे ट्यूसडे वाला कंसेप्ट लिया गया है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इसमें यही पैटर्न इसमें फॉलो किया गया, सबके फर्स्ट लेटर को लिख दिया है, बस वही उसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका M, इसका T, इसका W, इसका T ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया गया है। हमें अगला लिखना है F, S और S, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आपका आंसर आप पीछे देखे भी थे। ठीक है, ये आप देखे थे अभी। चलिए अब अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। एक कार को 10 औरतें, एक कोई काम है जिसको 10 औरतें 7 दिन में पूरा करती है, और उसी कार्य को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार को 5 औरतें 10 बच्चे कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए पहले इसका आंसर देखें, फिर इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। इसका आंसर 7 हो जाएगा। सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगर हम यहाँ देखें, औरत 10 औरत का 7 दिन का काम किसके बराबर है, किसके बराबर है, 10 बच्चे का 14 दिन का काम के बराबर है। दिन के काम के बराबर है, दिन के काम दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, इससे हमें ये, इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि इसका जो एक औरत हो और एक औरत का जो काम होगा इस प्रश्न से किसके काम के बराबर होगा, दो बच्चे के काम के बराबर होगा। सही है। अब तो 5 औरत, क्योंकि सवाल में हमें 5 औरत और 10 बच्चे के बारे में पूछ रहा है, 5 औरत का काम इसके बराबर होगा, 10 बच्चे के बराबर होगा, 10 बच्चे के काम के बराबर होगा। ये क्या लिख रहे हैं, काम के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, 5 औरत 10 बच्चे के काम के बराबर होगा। क्या करेंगे, 5 औरत तो 10 बच्चे का काम एक साथ किसके बराबर होगा, इसको हम किसी एक क्वांटिटी में लिख लेंगे। जैसे कि औरत का काम को हम बच्चे के काम में चेंज करके एक साथ लिख लेंगे, तो हमें क्या होगा, हमें आगे सॉल्यूशन करने में बहुत इजी हो जाएगा। अब हम इसको प्लस कर लेते हैं, तो किसी एक चीज में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे 5 औरत और 10 बच्चे दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, 5 औरत है या 10 बच्चे, दोनों का काम का एफिशिएंसी अलग अलग है, दोनों को एक ही में यानी बच्चे में ही चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे का यूनिट, बच्चा का एफिशिएंसी कम है, तो उसमें चेंज करना इजी होगा।
5 औरत के लिए यहाँ पे हम 10 बच्चे लिख सकते हैं, और 10 बच्चे के लिए तो 10 बच्चे लिख ही सकते हैं। यानी अब अगर 20 बच्चे का, अगर हम 20 बच्चे का काम निकाल दें तो वो इसके बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 5 औरत 10 बच्चे के काम के बराबर हो जाएगा। क्या हम अगर 20 बच्चे का काम निकाल दे तो। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करें, हम 20 बच्चे का काम निकालें। ठीक है, तो इसे मैं पूरा इरेज करता हूं पहले। अब हम 20 बच्चे का काम निकालना है, कितने दिनों का? तो हमें पता नहीं है वो कितना दिन में पूरा करता है। हम बच्चे के कंसेप्ट को लेके ही आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ से भी हम बच्चे के कंसेप्ट को लेके बढ़ेंगे, जो कि हमको दिया गया है 10 बच्चे 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी 10 बच्चा है, उसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है। एक चीज हम टाइम एंड वर्क में ये पहले पढ़े हुए हैं, जो टोटल वर्क होता है हमारा, टोटल काम होता है, वो इस केस में भी और इस केस में भी सेम होगा, क्योंकि उसी काम क्या है हमारा, एक ही है। काम कोई एक ही है। मान लीजिए आपको कोई काम दिया गया है, 50 पेज राइटिंग लिखो, आपने 10 दिन में लिख दिया, आपकी बहन ने 8 दिन में लिख दिया, और आपके पापा ने उसको 5 दिन में लिख दिया। तो काम क्या है? आपको 50 पेज राइटिंग लिखना ही तो काम है। इसी तरह से यहाँ पे आप अगर आप देखिए तो 20 बच्चे का काम भी वही होगा। 20 बच्चे माने कि 5 औरत, और 10 बच्चे का काम भी वही होगा जो 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, वर्क इनटू टाइम। ये हमेशा क्या होता है, ये काम के बराबर होता है। तो यहाँ पे वर्क नहीं होगा, ये वर्क के बराबर होता है। ये एम इंटू टाइम, मीन नंबर ऑफ पर्सन, मतलब नंबर ऑफ पर्सन, या मेल हो फीमेल हो, बच्चा हो औरत हो, जो भी हो। ठीक है, M1D1 बराबर होगा M2D2 के। अब यहाँ पे इस वाले केस में M1 क्या है? M1 10 बच्चा है, यानी 10, क्योंकि बच्चे के अमाउंट में लिख रहे हैं तो बच्चे के लिए लिखेंगे, मल्टीप्लाई D1 कितना है? 14। M2 कितना है? यहाँ पे 20 बच्चे। D2 कितना है? पता नहीं, निकालना है। D2 जब निकालेंगे तो ये आपको कट पिट के आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा? यानी 7 डेज, यानी फिर 7 दिन आपको आंसर आ जाएगा D2। ये किसके लिए आया? जब 20 बच्चे मिलके किसी काम को करें। जब 20 बच्चे कर रहे थे तो 20 बच्चे का मतलब हमसे क्या हो रहा था, 5 औरत प्लस 10 बच्चा। ये किसी काम को, उसी काम को कितना दिन में कर लेता है? 7 डेज, यानी 7 दिन में कर लेता है, 7 दिन में कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ गए क्या किए थे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमने सबको बच्चे के अमाउंट में लिख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आए। इसमें बोल रहा है लुप्त संख्या, यानी जो गायब संख्या है उसको निकालने के लिए। देखिए इससे आसान कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका कंसेप्ट आप बस समझ लीजिए। इसमें पहले आंसर बता देता हूं मैं। इसका आंसर हो जाएगा 8। अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट जो आसान मैं बता रहा हूँ क्या है, सिंपल है। देखिए इसको 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 जोड़ दीजिए और उसका स्क्वायर रूट कर लीजिए। जब हम इसको इसको जोड़ेंगे, 8 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4, 8 5 13, 13 4 17, 8 25। और जब 25 का हम स्क्वायर रूट कर लेंगे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और यही नंबर हम क्या मिड में लिखा हुआ है। इसी तरह से हम जब इसको जोड़ेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 20 प्लस 9 29 प्लस 7 कितना? 36। तो 36 का जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या आ जाता है? 6 आ जाता है। अब हम आगे देखें तो आगे क्या करना है। अब देखिए अब यहाँ पे एक नंबर यही वाला मिसिंग है, तो कुछ नहीं करना है। इसमें जैसे स्क्वायर रूट ले रहे थे, इसमें क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। यानी इस सब को मिलके क्या होना चाहिए? 49 होना चाहिए। तो चलिए जोड़ के देखते हैं है या नहीं। ना जोड़े तो 49 हो जाए, वाट इक्वल टू 49। अब देखिए जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 और 14 36, 26 और 15, 26 5 31 41, 41 प्लस वाट इक्वल टू 49। कितना जोड़े भाई इसमें? अब इसमें कितना जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे, यानी वाट के निशान पे हमें क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। क्या हमारा यही आंसर था? हाँ यही था, इसका मतलब ये सही है। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन।
देखिए ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। कृष्णा अपने घर से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, पुनः 1 किलोमीटर उत्तर, पुनः 2 किलोमीटर पूर्व, 3 किलोमीटर दक्षिण और 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। तो कृष्णा अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है, ठीक है। तो पहुंचने के लिए उसको किस दिशा में चलना चाहिए और कितना दूरी पे चलना चाहिए, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर उत्तर हो जाएगा। इसका क्या करेंगे हम, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं इस तरह के डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को, तो हमारा काम बहुत ही इजी हो जाता है। और हम हमेशा इस तरह से, पता है क्या होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आपको पता है। अब बोल रहे कृष्णा का लोकेशन, पहले इनिशियल लोकेशन ये मान लेते हैं, 1 किलोमीटर पूरब की ओर चला है, 1 किलोमीटर पूरब की ओर भाई कृष्णा चल गया, ठीक है। 1 किलोमीटर उत्तर, फिर यहाँ से 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चला कृष्णा, पुनः 2 किलोमीटर पूरब की ओर चला, फिर 2 किलोमीटर पूरब की ओर चला, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर भी चला है, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर भी चला है, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर भी ये चला है कृष्णा, या यहाँ पे पहुंचा होगा की ओर। उसे अपने घर से पहुंचने में कितना दिशा और कितना दूर चलना चाहिए। अब देखिए इसको चलने के लिए इस और चलना चाहिए, अब हम इतना कैसे निकालें। अब हम देखिए यहाँ तक हमको पता है ये 1 किलोमीटर है, तो इसके नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 किलोमीटर, और जितना इधर 2 किलोमीटर है उतना ही तो इधर भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी 3 किलोमीटर है और ये भी 1 और 2 3 किलोमीटर है, यानी ये दोनों क्या पॉइंट है, आमने सामने है। और किधर की ओर है, उत्तर की ओर है, नॉर्थ की ओर है, टुवार्ड्स नॉर्थ वो कितना चलेगा, 2 किलोमीटर चलेगा। कितना चलेगा, 2 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर। घर की ओर 2 किलोमीटर अगर हम कृष्णा फिर से चलेगा तो क्या हो जाएगा, अपने घर की ओर पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या है, नेक्स्ट पद क्या है, नेक्स्ट नंबर कौन सा है, चलिए आंसर देखते हैं फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। 132 आंसर है, क्या होगा सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, इस तरह के सवाल में पैटर्न हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये 13, फिर इसको जब देखिएगा गैपिंग तो 26, इसका गैपिंग देखिएगा तो 39। अब हम इसका देखेंगे, अब हम इस चीज का पैटर्न देखें, इस चीज का पैटर्न क्या होता है, इस चीज का पैटर्न जब पता चल जाएगा तो अगला नंबर का गैपिंग पता चल जाएगा, और जब गैपिंग पता चल जाएगा तो 80 में जोड़ देंगे, नंबर आ जाएगा। ये कैसे हो रहा है, ये 13 into 1 हो रहा है, ये 13 into 2 हो रहा है, ये 13 into 3 हो रहा है, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा 13 into 4, जो हमारी वाट वाला नंबर है, इस दोनों के बीच का गैप क्या हो जाएगा, 13 into 4 का हो जाएगा। 13 into 4 किसके बराबर होता है, 52 के बराबर होता है। और 52 किस पे, 82 में जब 52 जोड़ेंगे तो हमारा ये अगला नंबर जो कि 132 होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपको आंसर में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। देखिए ये जो है आपका सिंबल, जैसे ए को डिवाइड, बी को प्लस, सी को माइनस, डी को मल्टीप्लाई लिखा गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। देखिए अब आपको क्या करना है, इसमें ना ऑप्शन के थ्रू आपको चेक करना होगा। तो चलिए एक एक ऑप्शन लेके हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसे मैं यहीं पे कर देता हूँ क्योंकि अगला क्वेश्चन यहाँ पे ना, यहाँ ऑप्शन लिखने पे समय ज्यादा लग जाएगा, तो मैं यहीं पे करता जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे 24 ए, 6 बी, ये लिखने से कोई फायदा नहीं है। चलिए 24 ए का मतलब, यहां से हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, 24 ए का मतलब डिवाइड, 6 बी, 6 प्लस 10 बराबर है किसके, 5 मल्टीप्लाई 6 माइनस 12। अगर ये इसके बराबर है तो हमारा ए आंसर होगा। देख लेते हैं इसको, 4 प्लस 10 बराबर है इसके 30 माइनस 12 के। अच्छा आप बताइए 14 कभी 18 के बराबर होता है,
नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये जो है हमारा गलत है। चलिए ये तो खत्म हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन 6A, 6 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6। क्या ये देख लेते हैं एक बार। 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6। अब देखिए 6 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 6। अब देखिए बोर्ड मास का रूल आपको पता है, पहले डिवाइड करते हैं तो 6 बाय 4 इंटू 6 इक्वल टू 4 प्लस 12। क्या ये इसके बराबर है? देख लेंगे। इससे ये 9 आ गया और ये आ गया आपको कितना 16। ये कभी इसके बराबर नहीं हो सकता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन बी भी क्या है, गलत है ना, गलत। अब ऑप्शन सी देखते हैं। 30 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 12 इक्वल टू 30, सॉरी 30 भागा 12 मल्टीप्लाई 4 भागा 5। देखते हैं इसको सॉल्व करके। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30, ये 4/12 यानी 1/3 बराबर 30/12 ना 4/5। इसको जब सॉल्व करेंगे तब हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 यानी 2। ये कभी 10 2 के बराबर हुआ है? नहीं हुआ है। तो ये भी हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा, यानी सी भी गलत है। तो आप लॉजिक से फोर्थ नंबर को नहीं चेक कीजिएगा तब भी आ जाएगा, लेकिन मुझे तो यहाँ काम है, मैं बता सकता हूँ, मुझे बताना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। तो मैं ऑप्शन नंबर 4 को भी मैं बता रहा हूँ। 4 में 108 माइनस 72 इक्वल टू 78 माइनस 42। देखिए सबसे आसान चेक करना डी ही था, तो हम ऐसे भी कर सकते थे। जो छोटा ऑप्शन है उसे अगर हम पहले चेक करते तो शायद वो सही हो जाता। तो इस तरह से आप करते तो थोड़ा आपका समय बच जाता। तो हम पहले डी से ही प्रोसीड करेंगे, मतलब जो छोटा ऑप्शन है उससे प्रोसीड करेंगे। तो इसको करेंगे माइनस, तो ये 6 और ये 3, ये 36, यहाँ से भी 6 और ये 3। देखिए ये वाला केस जो है, ये वाला क्या है, ये बराबर है। तो आपका आंसर भी क्या है, डी है, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। ये तो हो गया सॉल्यूशन इसका। 20 नंबर की ओर बढ़े। यदि कैश को ECUJ द्वारा संकुचित किया जाता है तो बैंक का कोड क्या होगा? देखते हैं अब आगे। पहले आंसर देख ले, DCPM। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कैश, अच्छा हाँ, एक चीज आपको यहाँ तो जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी आपका लेटर सीरीज है, ठीक है, तो इसके लिए आपको लेटर कोडिंग याद रखना बहुत ही जरूरी है। कभी भी इस पे भी एक वीडियो लाया जाएगा जो कि आप लेटर कोडिंग को आसानी से याद रख सकते हैं। क्या करना है, ABCD पूरा इस तरह से लिखना है M तक, फिर इधर से वापस आते समय इधर Z तक लिखना है, 1 2 3, इस तरह से आपको लिख के याद रखना है। और आपको एक ट्रिक मैं छोटा सा बता देता हूँ जब तक हमारा वीडियो नहीं आ जाता। EGOTY लिखिए। ई का नंबर 5, 10, 15, 20, 25। इससे आपको इसके आसपास का नंबर का कोड याद रखने में आसानी होगा, ठीक है। ये आपको मैं थोड़ा ट्रिक बता दिया ताकि आपको क्या हो, याद रहे, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन की ओर आते हैं कि कैश का कोड है। कैश को ECUJ द्वारा कैश को ऐसे लिखा जा रहा है, तो बैंक को कैसे लिखा जाएगा? बैंक को कैसे, बैंक में ही तो कैश रहता है। अब देखते हैं ई पे +2 कर दिया, यानी 2 नंबर आगे बढ़ गए, 2 लेटर आगे बढ़ गए। CDA, ए में भी 2 आगे बढ़ गए। BCSTU 2 नंबर आगे बढ़ गए। इसमें भी 2 नंबर, 2 डिजिट, 2 लेटर आगे बढ़ गए। तो उसी तरह से हमको इसमें भी क्या करना पड़ेगा, सब में 2 नंबर, 2 लेटर आगे बढ़ना पड़ेगा। बी का डी हो जाएगा, ए का सी हो जाएगा, एन MNOP, MNOP, NOP, के JKL, MKLM,
तो DCPM यही आपका क्या है आंसर है। ये तो आपको इस तरह से क्योंकि ये +2 करके था, लेकिन अगर आपको लेटर कोडिंग याद आता है तो आप इस सवाल को अगर ज्यादा का भी गैपिंग होता, जैसे यहाँ +2 का ही है और वहाँ +5 +10 का भी होता, तो आप आसानी से उसमें ऐड करके निकाल सकते थे। तो देखिए इसका आंसर DCPM सही है। चलिए अब हमारा आज का सफर यहीं तक के लिए था। आप हमारे चैनल यज्ञ विद्या को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल यज्ञ विद्या IAS नाम से है, उसे आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट जो भी नोटिस है टेस्ट से रिलेटेड, वो सारा चीज आपको मिलता रहेगा। अभी आप हमारे ऐप पे, जो कि आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहां से डाउनलोड करके अपने मोबाइल नंबर लॉगिन कीजिए और उस पे आप जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और आने में से वाले सब पे जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको उस पे दिए जाएंगे आप उसको अवेल कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।